गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अर्थात भावात्मक संघर्ष। भावात्मक संघर्ष दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले विपरीत संवेगों की उत्पत्ति के फलस्वरूप होता है। भावात्मक संघर्ष एक स्थिति से संबंधित विभिन्न एवं विरोधी भावनाओं की उपस्थिति से है जो हाल में हुई है और उसके सामने आने की प्रक्रिया में है। सामाजिक समस्या के कारण कई बार व्यक्ति के साथ भावात्मक समस्या भी हो सकती है। शारीरिक मुख्यतः जब तक एक कार्यात्मक गड़बड़ी बचपन में एक भावात्मक संघर्ष से जुड़ी हो, जैसे विशेष रूप से तनाव होने पर सिर दर्द की समस्या होना। भावात्मक विकास के प्रारंभिक चरण संभावित संघर्ष और व्यवधान से भरे हुए हैं। बचपन एक ऐसा समय होता है जब सब कुछ प्रेम और ईर्ष्या में चरम में ढल जाता है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उससे ईर्ष्या भी करते हैं। शिक्षा शास्त्री C.G. जुंग के अनुसार भावात्मक संघर्ष एवं अचेतन का हस्तक्षेप चिकित्सा मनोविज्ञान की शास्त्रीय विशेषताएं हैं। समान रूप से फ्राइड द्वारा प्रवर्तित भावात्मक संघर्ष की अवधारणा एरिक्सन की अवधारणा, जो अन्य बच्चों में मानसिक विकार के समकालीन सिद्धांतों में केंद्रीय है, विशेष रूप से साइको न्यूरोसिस के विकास के संबंध में है। विकास में ऐसे कई आदिम भावात्मक संघर्षों को समाहित करना शामिल है ताकि एकीकरण की प्रक्रिया में नष्ट करने के लिए आवेग और साझा करने के लिए आवेग संबंधित हों। यह एक दूसरे के प्रभाव को कम करता है जब तक कि किसी बिंदु तक नहीं पहुंच जाता है। भावात्मक संघर्ष के खिलाफ बचाव में विभाजन और प्रक्षेपण शामिल हैं। वे इसे संबोधित करते हुए भी नहीं, बल्कि इसे आत्मसात करके अंतर्निहित विरोधी संघर्ष से निपटते हैं। विस्थापन भी इसी तरह के संघर्षों को हल करने में सहायता कर सकता है। भावात्मक संघर्ष से बचने के लिए गेट्स और अन्य ने लिखा है, अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे डिपेंडेंस अर्थात निर्भरता। इस विधि में व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपने जीवन का उत्तरदायित्व उसे सौंप देता है। उदाहरण के लिए, सांसारिक कष्ट से परेशान होकर व्यक्ति किसी महात्मा का शिष्य या साधु बन जाता है। अगला पॉइंट है आपका प्रोजेक्शन अर्थात प्रक्षेपण। इस विधि में व्यक्ति अपने दोष का आरोपण दूसरे पर करता है। उदाहरण
यदि बढ़ई द्वारा बनाई गई किवाड़ टेढ़ी हो जाती है तो वह कहता है लकड़ी गीली थी। अगला पॉइंट आता है विड्रॉल अर्थात पृथक्करण। इस विधि में व्यक्ति अपने को तनाव उत्पन्न करने वाली स्थिति से पृथक कर लेता है। अगला पॉइंट आया सब्लिमेशन अर्थात शोधन। जब व्यक्ति में तनाव अधिक होता है तो वह कला, धर्म, साहित्य, पशुपालन, समाज सेवा आदि में रुचि लेकर अपने तनाव को कम करता है। इसी तरह से उपर्युक्त विधियों का प्रयोग करके संघर्ष को कम किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एंड एब्यूज़ अर्थात यौन उत्पीड़न एवं शोषण का अर्थ। यौन उत्पीड़न एक यौन स्वभाव की जबरदस्ती या यौन अनुग्रह के बदले में अवांछित या अनुचित वादा करना होता है। उत्पीड़न का स्वरूप जरूरी नहीं है कि शारीरिक हो, ये मानसिक भी हो सकता है। ये तब अवैध हो जाता है जब ये स्त्री को या किसी भी तरह के आलोचनात्मक शब्दों द्वारा उत्पीड़ित करता है। उत्पीड़ित होने वाला तथा उत्पीड़न करने वाला क्रमशः स्त्री पुरुष होते हैं, लेकिन कभी कभी ये समान लिंग के व्यक्ति भी हो सकते हैं। यद्यपि साधारण तरीके से किसी को तंग करना या आलोचनात्मक टिप्पणी करने से कानूनी अवैधता नहीं होती है, लेकिन यह उत्पीड़न तब अवैध है जब ये आक्रामकता का रूप धारण कर लेता है। अधिकांश आधुनिक कानूनी भाषा में यौन उत्पीड़न अवैध है। अमेरिका इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन EEOC द्वारा दी गई परिभाषा के रूप में किसी व्यक्ति, एक आवेदक या कर्मचारी के लिंग के आधार पर उसे परेशान करना गैर कानूनी है। इट इज unlawful to harass a person, an applicant or employee because of that person's sex. Harassment can include sexual harassment or unwelcome sexual advance, request for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature. अब हम लोग जानेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट इन फैमिली अर्थात परिवार में यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न जो परिवार में होता है उसका मुख्य कारण भावात्मक सहयोग है। भावात्मक सहयोग के द्वारा घर में रहने वाले सदस्य एक दूसरे के दिल में जगह बना लेते हैं तथा अवसर का लाभ उठाकर यौन उत्पीड़न करते हैं। अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की तरह यौन चालक भी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। मानव जीवन के लिए कुछ लोग इससे अधिक जानकारी आवश्यक शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त करते हैं तथा कुछ अविश्वसनीय साधन जैसे टीवी, सिनेमा तथा अन्य तरीकों से प्राप्त करते हैं जो कि टू डायमेंशनल अर्थात दो ध्रुवीय हैं। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास यौन चालक सेक्स ड्राइव है,
समस्या तो ये है कि हम इस चालक के साथ क्या करते हैं। अन्य मानवीय कौशल की तरह इसका उपयोग भी दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दूसरा जबरदस्ती के लिए, जहाँ एक तरफ ये संबंधों में खुशी तथा प्रेम बंधन का रूप है, वहीं दूसरी तरफ दर्द, पीड़ा तथा भ्रष्टाचार का भी रूप है। अब हम लोग जानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से तात्पर्य है शादी या अन्य महत्वपूर्ण रिश्तों में एक सहभागी तथा दूसरे के प्रति किया गया शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से शोषण, जैसे पति के द्वारा पत्नी पर हाथ उठाना या पति के द्वारा पत्नी को उसे शब्दों से आहत करना। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, जहां पर पतियों के द्वारा पत्नियों पर न जाने किस किस तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से उनका शोषण किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण। घरेलू हिंसा के प्रमुख कारणों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने से रोकना, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुष्प्रभाव, नंबर 3 शराब की लत, नंबर 4 महिला के चरित्र पर संदेह करना और नंबर 5 समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।